नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज बात करेंगे 2026 की कहानी, पहाड़ का पानी और जवानी की। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण का कानून अब और भी सख्त कर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन करते हुए जबरन धर्मांतरण पर गैंगस्टर लगेगा और इसमें 14 साल तक की सजा होगी। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके बाद जबरन धर्मांतरण करने वालों पर अब और सख्ती की जाएगी। तो वहीं अग्निवीरों के लिए भी प्रदेश सरकार ने संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। दामी कैबिनेट ने अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह गा के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या अस्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है, सरकार नौकरियां खत्म करती जा रही है और कांग्रेस ने इसे एक सपना करार दिया है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें जबरन धर्मांतरण और अग्निवीरों का प्रस्ताव प्रमुख रहा। कैबिनेट ने साफ किया है कि यदि जबरन धर्मांतरण किया गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन किया गया है और अब इस पर गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागू किए जाएंगे, जिसके तहत 14 वर्ष तक की सजा होगी। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2025 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। ये तुरंत प्रदेश में लागू हो जाएगा। इससे जहां धर्म परिवर्तन पर सख्ती होगी, तो वहीं डिजिटल माध्यम और छद्म पहचान पर भी रोक लगेगी। लालच देकर किसी से धर्मांतरण नहीं किया जा सकेगा, जैसे कि कोई उपहार, धन, रोजगार, किसी धार्मिक संस्था द्वारा संचालित स्कूल या कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा, विवाह करने का वचन देना, बेहतर जीवन का लालच, किसी धर्म की प्रथाओं, अनुष्ठानों और उसके किसी अभिन्न अंगों को किसी अन्य धर्म के संबंध में हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करना या धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध महिमा मंडित करना शामिल है। वहीं डिजिटल माध्यम में या छद्म पहचान रखकर दूसरे को धोखा देना इसी अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने भी स्वागत किया। सादाब शम्स का कहना है कि देवभूमि के देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है। देवभूमि का तप ही है जहां की बात हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। मुख्यमंत्री धामी अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। झूठ, धोखा, लालच देकर धर्मांतरण के विषयों को देवभूमि में किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से धामी कैबिनेट में धर्मांतरण के आरोपियों को लेकर सख्त प्रस्ताव पारित हुआ है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा और धर्मांतरण के मामले जिस तरह से देश में सामने आ रहे हैं, हर राज्य की सरकार को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जा रहे हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसके देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है और उसी क्रम में लगातार जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग भागों से ये तस्वीर निकल के आई है कि लोगों को कहीं झूठ बोलकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धोखा देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या उनको लोभ और लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो मुझे लगता है देवभूमि में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए धामी कैबिनेट में एक मजबूत निर्णय लिया गया कि ऐसा करने वाले पापियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 साल से 20 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। मुझे लगता है कि ये एक नजीर है पूरे देश के लिए कि किसी कीमत पर भी ये सभ्य समाज इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जब से मामलों की बढ़ोतरी देखने में आई है, सरकार के सामने यह आवश्यक बन गया था कि इस कानून को और कड़ा किया जाए। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बिगाड़ने वाले लोग, उत्तराखंड के देवत्व के प्रति छेड़छाड़ करने वाले लोग, यहाँ की इसके प्रति कुदृष्टि रखने वाले लोगों के लिए, उन पर लगाम रखने के लिए यह आवश्यक था कि इस कानून को और कड़ा करते हुए इसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था की जाए, आर्थिक दंड और बढ़ाया जाए। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने यहाँ के देवत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए व्यवस्था की है। निश्चित तौर पर साधुवाद की बात है।
सर नैनीताल में आज एक वीर को आरक्षण देने की बात तो एक बार को सहन की जा सकती है, लेकिन ये भी एक जो वो मैं कहूँगा एक लालच है, सपना है, क्योंकि आपके पास जॉब्स हैं कहाँ? किस में आरक्षण देने जा रहे हैं आप? सरकारी नौकरियों को आप रोज दिन ब दिन खत्म करते जा रहे हो और आरक्षण की बात करते हो, किस चीज में आरक्षण दे रहे हैं? ये भी स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री को। कितनी नियुक्तियां निकली, कितने पेपर्स पे, कितनों के रिजल्ट अभी आ गए, ये क्लियर नहीं है, तो कहाँ आरक्षण देंगे? दूसरा, रही सख्त कानून की बात, तो जो सरकार खुद संविधान और कानून को नहीं मानती, अभी पंचायत चुनाव में आप देख लीजिए, जो कानून है हमारे इसके पंचायत राज एक्ट के, उनका उल्लंघन खुलेआम हुआ है। तो ऐसी सरकार कोई भी कानून बनाए, पहले भी तो इन्हें धर्म हस्तांतरण एक कानून बनाया था, उसके बाद हमारे यहाँ के आंकड़े अगर देखिए बड़े हैं आंकड़े, तो पहले ऐसे कानून बनाए जिससे कोई किसी का शोषण ना कर सके। जो लोग धर्म बदल रहे हैं वो क्यों बदल रहे हैं, इस पे भी हमको जानना चाहिए। क्यों ऐसे मजबूरियां लोगों की हैं कि वो धर्म को अपने परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन कमजोरियों की ओर को भी जाना चाहिए। उसके लिए कोई कानून बनाए, बाकी ये सब ढकोसले है और वोट की राजनीति के अलावा कुछ नहीं। वहीं धामी कैबिनेट ने अग्निवीरों को सेवा काल पूरा होने पर समूह गा के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। कैबिनेट के अनुसार अगले वर्ष रिटायर होने के बाद अग्निवीरों की 850 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आरक्षण राज्य अधीन समूह गा की वर्दीधारी पदों की सीधी भर्तियों में गृह, वन, आबकारी, परिवहन और सचिवालय प्रशासन विभागों की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को यह आरक्षण मिलेगा। ये निर्णय केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिनमें से 75% वर्ष 2026 में सेवा से मुक्त होकर समाज की मुख्य धारा में लौटेंगे। ऐसे युवाओं को पुनः समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग और सचिवालय प्रशासन विभाग की वर्दीधारी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। गृह विभाग में पुलिस आरक्षी, उप निरीक्षक, पलटन कमांडर, अग्निशामक, फायरमैन, द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक और उप कारापाल जैसे पदों पर यह आरक्षण लागू हो। वन विभाग में वन आरक्षी और वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग में परिवर्तन सिपाही और सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक के पदों पर भी अग्निवीरों को यह लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। साथ ही इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। ये कदम राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। फैसला आज हमने लिया वो अग्निवीर के जो हमारे भाई बहन हैं जो आर्मी से अब रिटायर हुए हैं, उनके लिए एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर जो सरकारी हमारे सेटअप्स हैं उसमें जितनी सर्विस उन्होंने वहाँ पर दी है उतना एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर उनको प्रावधान किया है आज। थैंक यू। अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लाई है भारतीय जनता पार्टी की, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यदि अगर पूरे भारत में किसी प्रदेश को हुआ है तो उसमें उन राज्यों में उत्तराखंड भी है। क्योंकि अगर आप अभी भी भारतीय सेना में योगदान की बात करेंगे तो जो शुरू के 3 ऊपर के शीर्ष के 3 राज्यों में या 5 राज्यों में जो है उसमें उत्तराखंड हमेशा आगे रहा है अपनी शहादत देने में, अपना योगदान देने में। तो अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अगर कहीं पड़ने वाला है तो उत्तराखंड के उन नौजवानों में पड़ने वाला है जिनका भविष्य जो है अग्निवीर योजना के अंतर्गत अधर में लटका हुआ है। उसी को शायद खानापूर्ति करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण, 10% का जो आरक्षण की बात राज्य सरकार कर रही है, अभी वो जब आएगा ग्राउंड में आएगा किस प्रकार से उनको समायोजित किया जाएगा विभिन्न सरकारी विभागों में, ये भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन हम आज भी अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं। रही बात जो आपने दूसरा प्रश्न किया है कि धर्मांतरण के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार एक सख्त कानून लेके आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ अब यही रह गया है कि धर्म की राजनीति किस प्रकार की जाए। लोकतंत्र की बात करते करते इस प्रदेश में अगर वो गणतंत्र की बात उनके अध्यक्ष करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से समझ में आता है कि उनकी मंशा क्या है, इस प्रदेश को किस ओर ले जाने की है। सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब अग्निवीरों को सेवा काल पूरा होने पर समूह गा के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है।
अगले वर्ष 2026 में रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी। आपको बता दें कि देवभूमि वीर जवानों की वीरता के लिए जानी जाती है। केंद्रीय सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर बीते वर्षों में जमकर इसका विरोध हुआ था। सरकार ने दावा किया था कि भविष्य में 4 साल सेवा देने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आने वाले समय में इन अग्निवीरों का भविष्य व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। सेना में गए अग्निवीरों का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने जा रहा है। अब सरकार की अग्नि परीक्षा का समय आ चुका। देखना होगा क्या सरकार इन अग्निवीरों का उज्जवल भविष्य तय करने के साथ ही आने वाले अग्निवीरों को संतुष्ट करने में कामयाब हो पाएगी या आगे इसका कड़ा विरोध देश में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में नवीन प्रशाली, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, मोहन काला, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी, और पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम, और अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत नवीन प्रशाली जी के साथ में कर लेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, एक तरफ अग्निवीर को लेकर जब ये शुरू हुई तभी बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला था, युवाओं की ओर से भी, छात्रों की ओर से भी, और आपके विरोधी और विपक्षी दलों की ओर से भी। लेकिन अब एक बार फिर से यही राड़ छिड़ गई है। आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, आपके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि नौकरियां खत्म की जा रही हैं आपकी ओर से। ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हो सकता। ये नवीन जी, आपकी आवाज मिल रही है क्या? देखिए, नवीन जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर नौकरियों को लेकर क्या वाकई सरकार सजग है? क्या युवाओं को लेकर वाकई जनता के हित में कोई प्लान सरकार की ओर से बनाया गया है? क्योंकि अग्निवीर जब शुरू हुई उस दौरान भी बड़ा विरोध देखने को मिला था देश भर में अलग अलग जगहों से, और अब एक बार फिर से इसमें बातचीत शुरू हो गई है। नवीन जी, आवाज़ मिल रही है आपको हमारी? क्या सवाल सुना आपने? हाँ जी, बोलिए आप। अब आपकी भी आवाज आ रही है जी। मैं एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अग्निवीर एक योजना जब शुरू हुई थी तो एक बहुत बड़े विजन के साथ इसको शुरू किया गया था, क्योंकि भारत जैसे देश जिसकी सीमाएं चारों तरफ से घिरी हुई हैं, और आज आप देख रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई देशों से एक जो द्वंद्व चल रहा है और जो बातें आती हैं उसको देखते हुए लगभग 15,000 किलोमीटर सीमा जो है भारत की, और समुद्री सीमा भी है, तो सब लगा के एक बहुत बड़ी सीमा यहाँ पर आती है। तो उसमें ये प्रोविजन था कि भारतीय सेना को जवान यंग रखने के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाए, और वहाँ से एक छोटा टेनर उनको देके उनको उनकी सेवाएं यहाँ पर भी ली जा सकती है सरकारों में, और जो उसमें से बेस्ट कैंडिडेट है उनको आगे सेना में परमानेंट सैनिक के तौर पर लिया जाएगा। और ये भी उसमें 25% का है, और सरकार उसको और शायद बढ़ाने जा रही है अभी। तो जो लोग आएंगे, क्योंकि 2026 में पहला लॉट आने वाला है, तो इसलिए हमारी सरकार ने पहले से ही उसकी योजना बनाकर 10% क्षैतिज आरक्षण देकर उन अग्निवीरों को सरकार में जहां पर वर्दीधारी होते हैं वहां पर समायोजित करने का फैसला किया है। और मैं समझता हूं कि एक सैनिक जो 4 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेके आए हैं और उस पृष्ठभूमि में रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो चरित्र निर्माण के लिए सर्वोत्तम है, तो वो लोग अगर आएंगे और यहाँ पर सेवा करेंगे तो यहाँ की सेवा में भी बदलाव आएगा। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी को रोकने की जो कवायद बार बार की जाती है, हमारी सरकार उसको मूर्त रूप देकर उसके लिए एक अच्छा कदम उठा रही है। मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत होना चाहिए। अगर विपक्ष इस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो उनकी अब सोच हो सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से हम उनको यहाँ पर समायोजित करके उनके आगे के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। जी गरिमा जी। ठीक है, विपक्ष से हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला जी हैं। मोहन जी, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम तो भविष्य को संवारने और सजाने का काम कर रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि इन योजनाओं के बाद से जिस तरीके से अभी अग्निवीर में वापस से क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई है, अगर बाकी जगहों पर भर्ती के लिए अग्निवीर के जाते हैं, आपको लग रहा है कि वाकई बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए कुछ बढ़िया प्लान सरकार के पास में है? 4 साल की उम्र में सेकेंड हैंड जवानी बनाने वाली, अब आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी जब इस योजना को लेकर आई थी तभी से पूरे देश में, और कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश का आम जनमानस, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, सरहदों की सुरक्षा का मामला है, और सैनिक
पूरी सरहदों पर दिन रात पहरा देकर कड़ी अपनी जान माल को जो है अपनी परवाह ना करते हुए, प्राणों की रक्षा ना करते हुए हमारे देश की रक्षा करने का काम करते हैं। तब हम चैन से अपने घरों में सो पाते हैं, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम करते हैं। और ऐसे में इस योजना को लाकर आपने देश और उत्तराखंड प्रदेश के युवाओं का जो है सपना चकनाचूर करने का काम किया, उन्हें तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड प्रदेश से सबसे ज्यादा, क्योंकि सैनिक बहुमूल्य प्रदेश है और सबसे ज्यादा जो है सैनिक में जो है यहाँ सेवाएं देने का काम यहाँ का युवा करता है। उन युवाओं को अग्निवीर बनाकर आपने उन युवाओं के सपने को तोड़ने का पहले तो काम किया। और अब आप कह रहे हैं कि हम 10% शक्ति आरक्षण, मेरे ख्याल से 500 कुछ का लोड जो है वो पहला अब आने वाला है। अब आप खुद ही गरिमा जी तय कर सकती है कि आपके 10% में कितने लोगों को जो है पहले इस देश के अंदर जो है 14 से 20 साल का एक कार्यकाल सेना का होता था, जो अब वो अपनी सेवा परमानेंट सैनिक के रूप में देने का काम करता था। मैं सवाल एक बहुत बड़ा है सरकार से कि पहले तो आपने बिना सोची समझी रणनीति के तहत आपने उसको अग्निवीर बनाने का काम किया, और अब आप कह रहे हैं और आप 10% शक्ति आरक्षण की बात कर रहे हैं, उस 10% के बाद उन अग्निवीरों का क्या होगा ये भगवान मालिक है। क्योंकि इस योजना के तहत आप देखिए कि उनके साहस और उनके शौर्य के साथ उनका जो हिम्मत थी उसके साथ किस तरीके से सरकार ने खेलने का काम किया। अग्निवीर का जो सैनिक है उसको शहीद का दर्जा नहीं। अगर इस बीच कहीं कोई घटना घटित हो जाती है देश में, जैसा हमने हरियाणा में भी देखा और राजस्थान में भी देखा, जो अग्निवीर सैनिक शहीद हुए उनको सैनिक का दर्जा नहीं है, शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जाता है। उनकी जो तमाम सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको नहीं दी जाती हैं। हमारा कहना है सीधा सीधा कि भैया आप अग्निवीर योजना लाकर उसके सपने को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? जैसे पहले परमानेंट 14 से 20 साल की सेवाएं वो देश को दे रहे थे, सीधा सीधा वो सेवाएं उनको देने दीजिए। आप अग्निवीर बनाकर उसके सपने को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों आप क्षैतिज आरक्षण पर, अरे जहां उत्तराखंड के दूसरे युवाओं को मौका मिल सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस कैबिनेट की बात कर रहे हैं, ये कैबिनेट में 10% संविदा पर सीधा क्षैतिज आरक्षण की बात कर रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि उस उत्तराखंड में पहले से उपनल के माध्यम से जो पहले भी फौज की सेवा कर देने के बाद रिटायरमेंट होकर आते थे, इसी प्रदेश में उपनल के माध्यम से उनको सेवाएं दी जाती हैं उपनल कर्मचारी के रूप में। तो भैया ये सब चीजें तो पहले से इस प्रदेश के अंदर हैं। आप तो उनके उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भारत सरकार से मांग करिए कि भैया जैसे पहले के तर्ज पर 14 से 20 साल की सेवाएं होती थी वो सेवाएं उनको दी जाए। क्यों आप उनको अग्निवीर बनाने का काम कर रहे हैं? कभी आप जो है उनके सपने, और इस पूरे प्रदेश के अंदर आम जनमानस ने भी इस बात को उठाने का काम किया। बल्कि आपने देखा होगा कि पौड़ी में कितना बड़ा युवाओं ने जो है आक्रोश युवाओं में इस योजना को लेकर था, भर्ती को लेकर। आपने इस प्रदेश के युवाओं का जो है भविष्य चकनाचूर किया है, उसके सपनों को चकनाचूर किया है, भविष्य को रोंदने का काम किया है। तो आप केवल इन योजनाओं के माध्यम से अपनी वाहवाही, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा कहना चाहता हूं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपनी पीठ थपथपाने की आदत हो गई है, अपना जो है श्रेय लेने की आदत हो गई है, और ये कुछ नहीं है। बाकी अब देखना ये होगा, इससे पहले भी तमाम घोषणाएं और कैबिनेट में मंजूरियां हुई हैं, अब देखना होगा कि आप इसको कितना धरातल पे उतारते हैं। पर विपक्ष लगातार कह रहा है कि आपने जो आप 10% शैक्षिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप वो ना देकर विपक्ष आपसे सीधे कह रहा है कि आप उनको सीधी भर्ती देने का काम करिए। और आप इस प्रदेश के अंदर देखिए कि इस प्रदेश के युवाओं का मनोबल, क्योंकि ये सैनिक बहुमूल्य प्रदेश है, वो मनोबल नहीं टूटना चाहिए। आप इस अग्निवीर योजना के आपको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देश के प्रधानमंत्री से बैठकर बात करनी चाहिए थी कि भाई मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा सेना में जो है सेवाएं देने का काम करता है। ठीक है मोहन जी, लौटेंगे आपके पास में। देखिए ये अग्निवीर को लेकर आपने सीधी सीधी बातें कही, और ये चर्चा तो उस दौर में भी हुई थी जब इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि कुछ और कानून सख्त किए गए हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और मेहमानों को जोड़ लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ अग्निवीर का मुद्दा वापस से छिड़ गया है और दूसरी ओर अभी धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बना दिया गया है, आपत्ति क्या है इसमें? देखिए गरिमा जी, दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यह डिबेट रखी गई है। 14 वर्ष लगभग भाजपा को होने जा रहे हैं, लगातार सरकार में है। इस राज्य की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। भाजपा ये बताने को तैयार नहीं है कि 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आपने हरिद्वार जोड़कर इसको 84 लाख किया,
और आज 1,35,00,000 जनसंख्या हो गई, और आप इस जनसंख्या नियंत्रण पे नाकाम रहे हैं। यानी कि आप ही लोग नाले खालों में वोट के लिए लोगों को बसा रहे हैं। धर्मांतरण इनका ये राजनीतिक एजेंडा है। आंकड़े बताएं, कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ईसाई बनाया, या कितने ईसाई हिंदू मुसलमानों को हिंदू बनाया? आंकड़े बताएं 14 साल में। नहीं बताएंगे। मगर क्यों? क्योंकि राजनीति करनी है। तो जब जब इनकी फंसती है सरकार, तब तब ये अपने एजेंडे में आ जाते हैं। आजकल दिल्ली वाले जो बाबा हैं वो भी लग गए। वो लाल किले से घोषणा कर रहे थे कि अब मैं जीएसटी में भी जो है राहत दूंगा। कभी वो मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, और इसी तरीके से इन्होंने नोटबंदी को भी मास्टर स्ट्रोक कहा था। मगर जब असफलताएं और जमीन खिसकती हुई दिखी तो अब ये बैकफुट पर आ रहे हैं। अब दूसरा, आप कह रहे हो, ये गरिमा कितनी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार लिया कि अग्निवीर असफल योजना थी, इसीलिए ये लालच दे रहे हैं कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देंगे। गरिमा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भाजपा जरा बताए आंदोलनकारियों को आरक्षण क्यों खत्म कर दिया, और कितने लोगों को आरक्षण दोगे भाई? 50% से ऊपर चला गया आरक्षण का पैरामीटर। सुप्रीम कोर्ट में निर्णय डाउन हो जाता है, हाई कोर्ट में इसमें डाउन हो जाता है। तो किसको झूठ बोल रहे हो? अगर हरिद्वार और उधम सिंह नगर को हटा दिया जाए तो उत्तराखंड में 99% पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे पढ़े लिखे समाज को आप ये लॉलीपॉप गोली दे रहे हो। तो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को जो गोलियां दी थी वो उल्टी तो कर दो जरा, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब है, इस सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है, और राज्य के नागरिकों को सुविधाओं से जोड़ने का इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये नफरती चिंटुओं की तरह समाज को बांटने पे आमादा है, और जब इनसे सत्ता नहीं चल रही तो अब ये अग्निवीर का बहाना लेकर आ गए, क्योंकि अब 1.5 साल में चुनाव है। अब हमने तो वादा कर दिया अग्निवीरों को उत्तराखंड में नौकरी देंगे। अरे भाई, जो उपनल में नौकरी कर रहे हैं उनका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने। ना तो वो सैनिकों के बच्चों की नौकरी करने का अड्डा रहा, ना वो सिविलियनों के बच्चों का नौकरी करने का अड्डा रहा। जीवन बर्बाद कर दिया आपने मूल निवासियों का, और अब अग्निवीरों का जीवन बर्बाद करने की लॉलीपॉप दे रहे हो। ये दुर्भाग्य है हमारा। जबकि गरिमा, उत्तराखंड के नौजवान ये कह रहे हैं हम पढ़े लिखे, हमें रोजगार तो खोलो। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो भाई नौकरियां बेच क्यों रहे हो फिर? ठीक है, उच्च शिक्षा को बेच क्यों रहे हो आप? नौकरियां खत्म कर रहे हैं, व्यापारियों के हाथ में धंधे दे रहे हैं, और जब चुनाव नजदीक आए तो ये जुमले छोड़ रहे। तो ऐसे जुमलों में उत्तराखंड की जनता नहीं फंसेगी, और ये इनका स्वीकारना कि अग्निवीर योजना एक असफल योजना थी, अब ये उससे बचने के लिए उन्हें उत्तराखंड में नौकरी देने का झांसा दे रहे हैं। मुझे लगता है वही अग्निवीर इन नेताओं को गांव में दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे कि एक तरफ कैरियर चौपट करते हो, भरी जवानी में हमको बेरोजगार बनाते हो, और अब हमको फिर गोली दे रहे हो। ये बताओ, उपनल कर्मचारी कितने रेगुलर किए? सुप्रीम कोर्ट कहता है समान कार्य समान वेतन। जो सरकार सैनिकों को समान वेतन देने से घबराए, जो सरकार कर्मचारियों को नौकरी देने से घबराए, पेंशन खत्म कर दे, उस सरकार की नौटंकी अब इस देश की जनता समझ चुकी है। चुनाव में इन्हें दौड़ा दौड़ा के जब भगाएगी जनता, तब इनको अकल आएगी। ऐसे झूठ और जुमलेबाजों को देश से बाहर होना चाहिए, ना सिर्फ उत्तराखंड से। हम सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं, सर्विस पर और पेंशन पर जीने पर वाले लोग हैं। हमारी पेंशन खत्म कर दी, नौकरी खत्म कर दी, और अब ये जुमलेबाज हमारे को एक और लालच दे रहे हैं। इन नेताओं को शर्म नहीं ठीक है, अब आती? बीजेपी के ये प्रवक्ता नवीन प्रशाली से अभी इसका हम जवाब लेंगे। नवीन जी वापस लौटेंगे आपके पास में, चर्चा को अपनी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक गए, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पीछे थपलियाल जी हैं, नेता यूएसएसएम की ओर से, उनके साथ में इस बार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। थपलियाल जी, क्या वाकई सरकार ने कुछ सोचा है? क्योंकि अग्निवीरों को एक तरफ अग्निवीर योजना के बाद बड़ा बवाल हमने देखा था जब इसकी शुरुआत हुई, और अब एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मांतरण पर कानून सख्त कर दिया गया है, अब गैंगस्टर की सीधे कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है युवाओं की चिंता वाकई है? 2026 को लेकर सरकार के पास युवाओं के लिए क्या प्लान है? देखो, अभी जो हालात देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा था कि ये लोग कोई राजनीतिक दल नहीं, ये गैंग है और इनका पर्दाफाश राष्ट्रीय लेवल में हो चुका है। जब ये मालूम पड़ा कि वोट चोर हैं और वोट चोरी के माध्यम से ये सत्ता में काबिज हैं और जनता को डराने का काम करते हैं, और हम लगातार देख रहे हैं सख्त सख्त कानून, सख्त फलाना कानून, सख्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त करके डराने का काम कर रहे हैं, बंदर हुड़की देने का काम कर रहे हैं। अब लोग इन गैंगस्टरों से नहीं डरते। पहली बात, अगर ये धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या धर्म के ठेकेदार हैं? क्या ये इस देश के जो 4 शंकराचार्य हैं उनको नहीं मानते, जिनका काम धर्म का अनुपालन होना चाहिए? जिस तरह से हर धर्म में आपने देखा होगा कि सिख धर्म में धर्मगुरु हैं, वो मुस्लिम धर्म में हैं, ईसाई धर्म में हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी धर्माचार्य होते थे और शंकराचार्य होते थे। लेकिन आज इन गैंगी लोगों ने, इन धूर्तों ने हमारा धर्म का ठेका ले लिया है। और धर्म के नाम पे, धर्म एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। उसमें अगर मैं कल से मैं चर्च में जाता हूं और ईसाई धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता हूं कि कौन होते हैं, ये कौन होते हैं कानून बनाने वाले? इस पे इनका काम था इस राज्य का विकास करना, आपदाओं के टाइम पे किस तरह से मैनेज करना, जब एक शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को, नौकरी और रोजगार किस तरह से युवाओं को दिया जाए, ये इनका काम था। लेकिन ये मदारी समय समय पर, देखो किसी भी यूसीसी बना, पूरे देश ने क्या इसका संज्ञान लिया? किसी राज्य ने? पहला राज्य यूसीसी वाला, और पहला राज्य धर्म का कठोर कानून बनाने वाला, और पहला राज्य आपदा के ऊपर, पहला राज्य नकल विरोधी कानून का। और इस तरह से चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा अपराध ये कर रहे हैं कि हमारे सैन्य परंपरा का ये राज्य आज जो इन्होंने ये जो 4 साली फौजी करके अग्निवीर बनाए हैं, ये इन्होंने एक अपराध किया है। और उस अपराध को ढकने के लिए ये अग्निवीरों को, जो लोग यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जग जाहिर है कि क्लास 3 और क्लास 4 के जितने जॉब है वो आउटसोर्स, ये तो उत्तराखंड की बाउंड्री के अंदर भी आउटसोर्स कंपनियां नहीं ढूंढते, बाहर ये बहुत बड़े दलाल, नौकरी बेचने वाले लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम अग्निवीरों को नौकरी देंगे। अरे अग्निवीरों को तुम नौकरी कैसे दोगे जब तुम्हारी खुद की जब नौकरियां होती हैं तो ये 3-3, 4 साल, 2-4 है, जैसे पुलिस भर्ती इनके हाथ में है या पीसीएस वगैरह इनके हाथ में है, तो अग्नि चयन आयोग के हाथ में कुछ भर्तियां हैं, और उन भर्तियों को जो साइकिल है वो बहुत साल तक लोग वेट करते हैं। क्या अग्निवीर 4-4, 5-5 साल वेट करेंगे? कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं ये युवाओं के साथ। शायद वही अग्निवीर इनके लिए भस्मासुर बनेंगे और इस गैंगस्टर के जो ठूठ नेता हैं इनका खात्मा करेंगे। हम लोग विवश हो चुके हैं इनके आगे। ये वोट चोरों के आगे अब जनता आज घुटने टेक के खड़ी है, क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम का अपहरण कर लिया। और अपहरण करते हुए हम तब देख रहे हैं जब चुनाव आयोग भी इनकी उंगलियों के से नाच रहा है। हम खुला डांस देख रहे हैं राष्ट्रीय लेवल में। उत्तराखंड बुद्धिजीवियों का प्रदेश है और वो देख रहा है इनकी हरकतों को, और इनकी हरकतों को वहां तक देख रहा है कि जहां तुम ये देख रहे हैं कि ये हमारा प्रधानमंत्री वोट के समय यहाँ पे आते हैं और कहते हैं इस राज्य की जवानी और पानी, लेकिन जब हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि इस राज्य में 25 साल तक अपनी राजधानी नहीं है, किस तरह से मखौल ये उड़ा रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन समय में, मतलब जो अभी वर्षाकालीन सेशन को गैरसैंण ले जाने,
3 दिन ही अधिवेशन वहां पे करेंगे। कितना बड़ा मजाक ये जनता के साथ कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे। मेरे को तो बहुत अजब लगता है जब ऐसे मुद्दे लाएंगे बीच में जनता को भड़काने के लिए कि हमने सख्त धर्मांतरण कानून लिया है, और उसमें किससे पैरवी करवा रहे हैं? कौन हमें धर्म की बात सिखा रहा है? वो अल्पसंख्यक वो शमसाब बोल रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। हमें धर्म की प्रक्रिया एक वैसे व्यक्ति से सुना है। इनको तो मतलब जिस तरह अगर उत्तराखंड में जरा भी खून होगा यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के पहाड़ियों पे, तो इन लोगों का मतलब बाहर निकलना मुश्किल कर देगा। ठीक है, लौटते आपके पास में। ठीक है थपलियाल साहब, आपके पास लौटेंगे। अरुण शर्मा जी को जोड़ लेते हैं। स्वागत सर आपका भी, वरिष्ठ पत्रकार है। ठीक है थपलियाल साहब आएंगे, अब अरुण जी को सुन लेते हैं, उसके बाद वापस से लौटेंगे आपके पास पे। अरुण जी, अभी थपलियाल साहब ने एक बड़ी अहम बात कही कि हमें सिखाया जा रहा है। दूसरा ये भी बताया उन्होंने कि किस तरीके से धर्मांतरण का कानून और सख्त हो गया है। और गैरसैंण में सत्र को लेकर जो बात बोली, मुझे याद है गैरसैंण की जब भी चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि भाई इसको स्थायी राजधानी बनाया जाए, उसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं। और सत्र को मांग भी लोग करते हैं कि भाई यहाँ पर सत्र होना चाहिए। लेकिन अब जब सत्र हो रहा है तो ये आवाज़ उठाई जा रही कि भाई 3 दिन का है, सिर्फ दिखावे के लिए है, जनता का समय बर्बाद हो रहा है। हरक सिंह रावत ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। कई सारे मुद्दे हैं दरअसल, क्योंकि भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है। तो क्या वाकई सरकार ने इन सभी चीज़ों पर कोई विशेष प्लान तैयार किया है? जो सबसे मुख्य मुद्दा अभी अग्निवीर पर सब बोल रहे हैं, धर्मांतरण कानून और सख्त हो गया, उस पर किसी ने चर्चा में कुछ नहीं कहा। आपको क्या लगता है कि सारी चीज़ें क्या एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रही हैं हमें? देखिए गरिमा, स्थिति यह है कि जब भी गैरसैंण में सत्र होता है तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायक भी उसको टालने की बात करते हैं। कोई जिम्मेदारी से नहीं चाहता कि वहां सत्र हो, क्योंकि वहां की स्थितियां दूसरी है। उसके बावजूद कि विधायकों को, अधिकारियों को सारी सुविधाएं मिलती है। हम लोगों को, हम गैरसैंण सत्र कवर करने जाते हैं, हमें तो 60 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग ठहराया जाता है। हम सुबह 2 घंटे वहां पहुंचने के लगते हैं, शाम को 2 घंटे वापस आने के लगते हैं। ये रोज की स्थिति है। तो इस बार भी बहुत सारे विधायकों ने बरसात की स्थिति देखते हुए, पहाड़ में जो मार्गों की स्थिति है उसको देखते हुए सत्र को देहरादून में कराने की बात की थी, क्योंकि पिछली बार इस मामले में सरकार की किरकिरी हो चुकी थी। इसलिए मुझे लगता है कि उन तमाम दुश्वारियों के बावजूद सरकार जिद पर अड़ गई कि गैरसैंण में ही सत्र होगा। और कल विधानसभा अध्यक्ष वहां चली गई थी, आज मुख्यमंत्री भी दिन में पहुंच गए। और सुबह से हम देख रहे थे कि देहरादून से मंत्रियों की, अधिकारियों की गाड़ियां लगातार जा रही थी, जो रास्ते में हम लोगों को मिली। जी गरिमा, दूसरी चीज यह है कि आपने 2 चीजों की बात करी है, मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। जो अल्पसंख्यक शिक्षा, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक भी इस सत्र में पारित होगा। ये भी है। जहां और चीजों पे हमने बात करी, निश्चित तौर पर ये पहाड़ की पीड़ा है, जो चाहे वो थपलियाल जी ने बोली हो या और साथियों ने बोली हो, कि उत्तराखंड में हर तीसरे परिवार का एक आदमी आर्मी में होता है, फौज में होता है। तो वो जब फौज की नौकरी करता है, कई साल, 16 साल 20 साल करता है, तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी और वो धीरे धीरे सेटल होता था। उसके बाद भले ही वो दूसरी नौकरी करे, तीसरी नौकरी करे, लेकिन एक उतने सालों का भरोसा होता था कि हमारे परिवार का एक आदमी फौज में है, और उस पैसे से उसका परिवार पलता था, रिश्तेदार भी पलते थे, उनकी पढ़ाइयां भी होती थी। अब स्थितियां दूसरी हो गई। अब 4 साल का एक वो टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर जब वो आएगा, भले ही उसको नौकरियों में आरक्षण की बात करी हो, लेकिन वो स्थिति नहीं होगी जो उस पूर्णकालिक सेवा के में होती थी। वो स्थिति अग्निवीर की नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर ये पूरे पहाड़ की पीड़ा है। अब मुझे लगता है उसकी उस भावना की अभिव्यक्ति वक्ताओं ने यहाँ की है। दूसरी चीज जो आपने धर्मांतरण विधेयक कहा है, निश्चित तौर पर जिस तरह लगातार ये मामले आ रहे हैं, जिस तरह हमारी डेमोग्राफिक चेंज हुई है, जिस तरह ये लगातार मामले आ रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के या करवाने के, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कठोर निर्णय लेना जरूरी मुझे लगता है।
बाकी वक्ता भले ही तो किसी कारणों से ना बोल रहे हो, लेकिन मन में सबके है कि कहीं ना कहीं एक कठोर निर्णय लिया जाना चाहिए था कि जो इस देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का एक प्रयास सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ सालों से हो रहा है, और जिस तरह वोटर बढ़े हैं मैदानी क्षेत्रों में कि खास समुदाय के, और ये देखिए पता सबको है, बोलना कोई नहीं चाहता। नदी नालों की बात हुई, मैंने हमेशा कहा कि जो ये वही लोग हैं मैक्सिमम नदी नालों के किनारे जो बसते हैं, जो अतिक्रमण करते हैं और उसके बाद यहाँ के वोटर भी हो जाते हैं, उनका पानी का बिल भी है, बिजली का बिल। मैं हमेशा इसका विरोधी रहा हूं अतिक्रमण का, क्योंकि बाद में जब कोई आपदा आती है तो वो मुआवजे की लाइन में सबसे पहले वही लोग खड़े होते, वो सरकार का नुकसान है। तो इसलिए एक निर्णय जो ये हुआ है कि नदी नालों के किनारे जो बसावट है उस पर भी समीक्षा की जाएगी, मुझे लगता है वो एक सही निर्णय है सरकार का भविष्य को देखते हुए। दूसरी चीज, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो ये अल्पसंख्यक शिक्षा वाला मामला आया, बहुत सारे संस्थान हमारी जानकारी में ऐसे हैं कि जो अल्पसंख्यक के नाम पर शिक्षा संस्थान खोल लेते हैं, लेकिन उसमें अल्पसंख्यकों की बजाय और दूसरे धर्मों के लोग, दूसरे कास्ट के लोग ज्यादा पढ़ते हैं। अब वो सरकार ने भी कहा है कि 15% से 15% बाहर के लोग होंगे और बाकी वो अल्पसंख्यक ही होंगे। अब वो मदरसा बोर्ड खत्म हो गया, तो चाहे वो सिख के हो, क्रिश्चियन के हो या और कोई हो, बहुत सारे देहरादून में हम लोग बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स हैं जिनमें प्रेस्टीज होती है, एक वो ये लगता है कि हमारे बच्चों को वहीं पढ़ना चाहिए। अब वो एक बार बन गई है कि 15% ही बाहर के बच्चे होंगे, बाकी उसी समुदाय के बच्चे वहां पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा कदम है। जी गरिमा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। नवीन प्रशाली जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के लगातार बने हुए। नवीन जी, शांति प्रसाद भट्ट जी को आपने सुना था, बड़ी बातें, बड़े आरोप हम सीधे तौर पर कह लें, या थपलियाल साहब, दोनों ने अहम बातें कही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस चीज को वरदान बता रहे हैं, असल में विपक्ष कह रहा है कि वो योजना तो युवाओं के लिए श्राप जैसी है। को सुना था और बहुत लंबा टाइम भी उनको बोलने दिया, मैंने इंटरप्ट किया क्योंकि डिबेट भी आपकी लंबी होती है और उनको सुनने का भी मौका मिलता है। मैं थपलियाल जी की बात पर आऊंगा। थपलियाल जी जिस प्रकार से बोले थे कि धर्म सिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी कौन होती है या सरकार कौन होती है, तो शंकराचार्य जी हैं, और धर्मांतरण के बारे में सरकार क्यों कानून ला रही है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कानून सरकार ही बनाती है, शंकराचार्य जी कभी कानून नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर थपलियाल जी अपनी मर्जी से मुस्लिम बनना चाहते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर थपलियाल जी को कोई जबरन प्रलोभन देकर किसी प्रकार से ब्लैकमेल कर मुस्लिम बना रहा है तो वहां पर सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो थपलियाल जी की मर्जी के बिना हो रहा है। इसको ऐसे समझा जाना चाहिए कि धर्मांतरण कानून यह है, और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कानून होंगे। अभी यूसीसी का मामला था, पिछली बार एक केस आया था, 2 बच्चों को ले जाकर जबरदस्ती दिल्ली में धर्मांतरण कराया गया था, और जब बात हुई कि आप देहरादून में आके बात करो तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पर यूसीसी कानून है, हम आ नहीं सकते, आप बॉर्डर पर आइए। तो ये प्रभाव उसका हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करें अग्निवीर की, तो अग्निवीर जिस प्रकार से वॉरफेयर चेंज हुआ है, गरिमा जी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, और जो यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, अभी ईरान इराक युद्ध हुआ था, इजराइल की एंट्री उसमें हुई थी, तो ये सारी चीजें जो अब वॉरफेयर चेंज हुआ था उसके हिसाब से आर्मी को मॉडर्न बनाना है, और उस मॉडर्नाइजेशन की ये प्रोसेस शुरू है। अब वो पैदल सेना, गोली और बंदूक वाला जमाना नहीं है। तो हम जो बेस्ट, मैंने कहा कि जो अग्निवीर पूरे भर्ती होते हैं उसमें से 25% आर्मी में जाते हैं और बाकी को वापस किया जाता है, और उनको 4 साल की सैलरी देके कुछ फंड देकर भी उनको किया जाता है, और एक ट्रेंड मैन पावर हमारे पास आती है जिसको 4 साल की ट्रेनिंग देना प्राइवेट में या राज्य सरकारों के लिए बहुत मुश्किल है। तो आर्मी इंस्टीट्यूट से ऐसे युवा तैयार होकर आ रहे हैं जो यहाँ पर बहुत सारे स्किल उनके पास होते हैं और अलग अलग जगहों पर वो सेट हो सकते हैं, तो युद्ध के समय में भी काम आ सकते हैं और बाकी टाइम में सरकारों में काम आएंगे, और आर्मी जैसे डिसिप्लिन से आएंगे तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार को रोकने में काम करेंगे, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। तो जो मॉडर्नाइजेशन आर्मी का हो रहा है, वो जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि विकसित भारत की 2047 की 2035 तक इनको सबको डिफेंस सिस्टम में लाने की सभी जगहों को, तो ये समझ जो ये विजन है ये विपक्ष के समझ में अब तक नहीं पाया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी भूल है, लेकिन हम उस चीज़ में नहीं जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी को दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी बनाने का काम हो रहा है, और आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। सारा जो वेपन सिस्टम है, जो मेक इन इंडिया होगा, उसकी पूरी तैयारी चल रही है, और आज उसकी
भारत ही नहीं पूरा विश्व भी लोहा मान रहा है कि इतनी जल्दी भारत कैसे तैयारी कर रहा है, जिस प्रकार से मिसाइल सिस्टम हमारी हैं, जो हम एमका अरे के ठीक तहत है, हम वो यहाँ पर, राष्ट्रीय स्तर की बातों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात है, भारत तैयार हो रहा है, लेकिन आप भारत के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। अभी सत्र को लेकर भी आपने कुछ नहीं बोला। सत्र पर कई सारे हरक सिंह रावत ने भी सवाल उठा दिए। देखिए हरक सिंह रावत जी अब इस बार जब बाहर हैं तब सवाल उठा रहे हैं, होगा उनकी प्रवृत्ति होगी इस टाइप की, लेकिन हमारी सरकार की प्रवृत्ति तो नहीं। हमारी सरकार तो डटी है, गैरसैंण में और ये सारे विधायक ला रही है, अल्पसंख्यक शिक्षा हरक सिंह ने कहा है कि भाई हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ लोगों के लिए आता है, बाकी स्टाफ के लिए कोई इंतजाम नहीं होते। दिक्कतें उनको होती हैं जनता के साथ। असल में ये 3 दिनों का सत्र तो धोखा है। आप गरिमा जी, यही तो बात है ना कि गैरसैंण में धीरे धीरे जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, इसीलिए जब राजधानी की बात आती है तो इसीलिए उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी की है। जैसे जैसे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो धीरे धीरे ज्यादा सत्र वहां पर चलेंगे। और जो उत्तराखंड की मूल अवधारणा है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, एक समय ऐसा आएगा कि परमानेंट राजधानी भी यही होगी। तो इस तरह से जो समय है ये चलता रहेगा और वहां पर काफी लंबे समय से वो समय आ नहीं पा रहा। शायद यही वजह है कि आपत्ति हमेशा गैरसैंण बड़े प्रमुख मुद्दों में से उत्तराखंड के रहा, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका। ठीक है, मैं लौटूंगी जल्दी से। अरुण जी, आप कुछ कहना चाहें? देखिए, अगर सारी चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जब से बना तब से ये सारी समस्याएं हैं। गैरसैंण की बात हो जाए या फिर बेरोजगारी की बात हो जाए, अग्निवीर के बाद उस पर भी सवाल उठा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उत्तराखंड में लगभग हर घर सैनिक प्रदेश तक वो कहलाता है, सैन्य धाम यही वजह है कि वहां पर बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद उतनी अच्छी चीजें नहीं निकल कर आ पाई। अरुण जी, गरिमा देखिए, समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन समस्याओं को नजरअंदाज करने की बजाय उसके समाधान का प्रयास होना चाहिए। और जहां तक गैरसैंण की बात है कि हम तो तब से साक्षी हैं जब विजय बहुगुणा सरकार ने वहां कैबिनेट की थी, एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कैबिनेट हुई थी पहली बार, और उसके बाद हरीश रावत ने वहां टेंट के अंदर सत्र संचालित किया। तो वो भी हम लोगों को गवाह है, लेकिन वो जो मूलभूत सुविधाएं डेवलप होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उनका अभाव होता है। और उसी के कारण देखिए ये डिबेट करनी पड़ती है, बार बार ये सवाल आते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं, तो वो तभी होता है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा, 32 विधायकों ने लगभग 550 प्रश्न भी वहां लगा दिए थे जब उनको पता लगा कि सत्र वहां होना है। हालांकि ये ऊहापोल ये अंतिम कैबिनेट तक जो कल हुई तब तक बना रहा कि वो सत्र वहां होगा या देहरादून होगा, क्योंकि सरकार के हलकों से हम लोगों तक ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि आपदा को देखते हुए और सड़कों की स्थिति को देखते हुए वो सत्र शायद देहरादून में ही कराया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को यह लग रहा था कि इससे आलोचना ज्यादा होगी कि एक बार आपने सत्र डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद वहां जाने के बजाय फिर से अस्थायी राजधानी में आप देहरादून बैठ गए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सत्र वहीं कराने का निर्णय लिया गया। और आज मुख्यमंत्री भी वहां दिन में पहुंच गए थे, विधानसभा अध्यक्ष कल शाम पहुंच गई थी, आज तमाम मंत्री वहां पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, तो अधिकारी भी सारे चले गए। तो एक बड़ा तामझाम होता है जब विधानसभा सत्र होता है, तो पूरी की पूरी मशीनरी उसमें लगती है, विधानसभा सचिवालय लगता है, सचिवालय जो होता है वो भी लगता है, तो वो सारे लोग लगते हैं, अधिकारी लगते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि विपक्ष उनमें जनता से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल उठाएगा। जैसे मुझे लगता है कि इस सत्र में आपदा पर चर्चा होगी, क्योंकि वो जो अभी धराली वाली आपदा है उसमें किसी कुछ नहीं पता लग रहा, क्योंकि सड़कें साफ है, वहां तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो रहा है, पूरी खोजबीन नहीं हो पा रही। आज तक कितने 100 मिले, जबकि लापता लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है विपक्ष वहां उठाएगा, और ये जब कल से उसकी कवरेज आपके पास पहुंचेगी तो मुझे लगता है तब बहुत सारी चीजें। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद जी, आप जल्दी से कुछ कहना चाहें अगर? जी, शांति प्रसाद जी को आवाज मिल रही है क्या हमारी? नवीन जी के जवाब से आप कितना संतुष्ट हो? अनम्यूट कीजिए पहले। गरिमा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सरकार का काम होता है जन कामों को जमीन पर उतारना। धर्मांतरण, अग्निवीर, यूसीसी, ये कोई सरकार के काम नहीं है। ये तो जब जनता के बीच से आवाज उठती है तब कोई एक आध फैसला सरकार ले, मगर पिछले 12-14 सालों से आप मूर्ख बनाए जा रहे हो, बार बार बनाए जा रहे हो। आपका चरित्र तो दिख रहा है सरकार का
कि जो आपदा में 5,000 का चेक देते हो और जब आपको धकेलते हैं जनता वहां तब आप 5 लाख का ड्रामा करते हो। आपकी सोच तो जनता को प्रताड़ित करने की है। और देखिए अभी किसी पैनल वाले की नजर नहीं गई, आज एक चिट्ठी घूम रही है कि अधिकारियों की कि कोई भी गाड़ी ना चलाए रेड जोन पे चमोली बागेश्वर वही राजधानी गैरसैंण के इर्द गिर्द के एरिया में बहुत ज्यादा भारी बारिश है। ये इसके पीछे भी कारण है कि ये केन प्रकार गैरसैंण ना जाया जाए। ये सरकार बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, झूठ जुमले में चलने वाली है और इनकी पोल खुल चुकी है। ये जनता को ना नौकरी दे पाई ना अपने वादों में खरी उतर पाई। ये इतने बड़े जुमलेबाज साबित हो गए कि अब इनके मुंह पर जनता दबा कर जो है इन्हीं को सुना रही है। अब शर्मा शर्मी में कभी अग्निवीर को लॉलीपॉप, कभी महिलाओं को लॉलीपॉप, और जब इन पे भी काम नहीं चला। ठीक है, यानी सिर्फ दावे हैं और सच असल में कुछ और है, और अब तक समस्याओं के समाधान के लिए कोई मजबूत कदम शायद नहीं उठाए गए हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि उनकी ओर से एक तरफ धर्मांतरण के कानून को सख्त किया गया है और अग्निवीर योजना से युवाओं को बड़ा फायदा होने की बात भी लगातार वो शुरुआत से ही कहते रहे हैं। खैर, देखना होगा कि युवा इस चीज को कितनी जल्दी समझ पाते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कानून अब और ज्यादा सख्त हो गया है, सीधे अब गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही।